दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। दुनिया ने पूछा फिर मगर मेरा निशान कोई न हो। देखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, तुमसे पहले एक मीर भी था। 47 तक उर्दू सब पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। मेरे बाप दादा सब उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। तो ये गलत प्रोपेगेंडा हुआ उर्दू के खिलाफ, और इससे उर्दू का बड़ा नुकसान हुआ। आप अपनी नौजवानी में एक गाना गुनगुनाया करते थे, दिल ढूंढता है फुर्सत के वही रात दिन। तो आज की जो नस्ल है वो गाती है मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। तो उस वक्त भी उर्दू थी, आज भी उर्दू है। तो इसके दरमियान जो फर्क है वो क्या है? नाजरीन, हम सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उर्दू की एक हिस्ट्री है? लेकिन आज सवाल ये है कि उर्दू पाकिस्तान में क्यों अपनी बेकदरी पे रो रही है। हम ये देखते हैं कि उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, कौमी जुबान का दर्जा बने 74 साल हो गए, लेकिन आज पाकिस्तान में दो एजुकेशन सिस्टम है, दो निज़ाम तालीम है, एक उर्दू मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। जो बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ता है उसे कहा जाता है ये नालायक है, और जो इंग्लिश मीडियम में जाता है वहां स्टडी करता है उसे कहा जाता है ये तो बहुत लायक है। और इसी तरह हमारे जो सरकारी इदारे हैं वहां पर भी यही सिस्टम हो गया है कि जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है किसी जॉब के हवाले से, तो कहा जाता है क्या आपको इंग्लिश आती है? अगर इंग्लिश आती है तो ठीक है, आप आज से यहाँ काम कीजिए, अगर उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। तो यूं आज उर्दू अपनी बेवकूफी पे रो रही है। आज इसी हवाले से हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि पाक के उर्दू पाकिस्तान में क्यों एक ऐसी जुबान बन गई है जिसको उसकी अपनी कौम ने ही ठुकरा दिया है। आज हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए इंडिया की 3 रियासतों के चीफ जस्टिस रहे हैं और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं। इनका नाम जस्टिस काटजू है। जस्टिस काटजू ने अपने फैसले में बहुत बार लिखा, उर्दू के हवाले से लिखा, उर्दू शायरी के हवाले से लिखा, उसने कोट किए अपने फैसले, और इस हवाले से उन्होंने यही बात उजागर करने की कोशिश की कि उर्दू की एक अहमियत है। जस्टिस काटजू एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको हर कोई जानता है। आज हम जस्टिस काटजू से ये सवाल करेंगे कि जस्टिस काटजू जी, क्या वजह है कि उर्दू को आपने इतनी अहमियत दी है अपने फैसलों में, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको कोई अहमियत नहीं देता। इवन के आज हम जो अपने हमारे घरों में ऐसा भी है कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं वो सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते। माफ कीजिएगा, आप इस हवाले से बताइए कि आप क्यों उर्दू जुबान को अहम तरीन जुबान समझते हैं? हिंदी से भी बढ़ के आप कहते हैं उर्दू जुबान अहम है, इसकी क्या वजह है? और उर्दू जुबान की तारीख क्या है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, उर्दू के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि उर्दू 2 जुबानों को मिला के बनाई गई है। वो 2 जुबानें हैं, फारसी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी को खड़ी बोली भी कहते हैं, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए एक वक्त में उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता था। रेख्ता मतलब मिली जुली, हाइब्रिड। इन जुबानों से मिली जुली फारसी और
हिंदुस्तानी। तो उर्दू के बारे में जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि फारसी कहाँ से आ गई। फारसी तो पर्शिया ईरान की जुबान है, यहाँ कहाँ से टपक पड़ी। और फिर आपको जानना होगा हिंदुस्तानी क्या है, क्योंकि ये दो जुबानों से मिला के उर्दू बनाई गई। तो फारसी के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये पर्शिया, जिसको ईरान कहते हैं, वहां की जुबान है। यहाँ कैसे आ गई हिंदुस्तान में? तो पर्शिया की जुबान थी, यहाँ कैसे आ गई? उसका जवाब ये है कि अक्सर ये पाया जाता है कि किसी भी मुल्क के जो आला तबका है, एलिट है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी जुबान बोलता है। जैसे कि आपने अंग्रेजी की बात करी, हम लोग के यहाँ जो एलिट है वो इंग्लिश बोलती है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। यूरोप में, रूस में, रूस में, जर्मनी में 19वीं सेंचुरी तक फ्रेंच बोली जाती। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जैसे एक रशियन एरिस्टोक्रेट है, दूसरे एरिस्टोक्रेट से फ्रेंच में बोलता था। अपने नौकर से वो रशियन में बोलेगा, मगर एक रशियन एरिस्टोक्रेट दूसरे रशियन एरिस्टोक्रेट से फ्रेंच में बोलेगा। इसी तरह से जर्मनी का जर्मन एरिस्टोक्रेट दूसरे जर्मन एरिस्टोक्रेट से फ्रेंच में बोलेगा, जबकि अपने नौकर से जर्मन में बोलेगा, क्योंकि वो अपने को अलग दिखाना चाहता है आम जनता से। तो पर्शिया में, क्योंकि जो पर्शियन पोएट थे, हाफिज, रूमी, सादी, उमर खयाम वगैरह ने पर्शियन लिटरेचर को इतना डेवलप किया कि वो हो गई एक तहजीब की जुबान, एक सोफिस्टिकेशन की जुबान, एक पॉलिश और कल्चर की जुबान, जो एरिस्टोक्रेट्स की जुबान होती है। इसीलिए मुगल हालांकि तुर्की थे, बाबर की मादरी जुबान तुर्की थी, फारसी नहीं थी, मगर बाबर के पोते अकबर ने अपनी जो कोर्ट लैंग्वेज को पर्शियन बनाया। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे, उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड सब पर्शियन में लिखे जाएंगे। क्योंकि अब सवाल उठता है कि जब तुर्की उनकी मादरी जुबान है तो पर्शियन को क्यों बनाया कोर्ट लैंग्वेज? तो उसका जवाब है कि तुर्की इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि पर्शियन डेवलप थी। तुर्की में उस लेवल के कोई पोएट्स नहीं थे, जैसे हाफिज थे, रूमी थे, सादी थे, उस लेवल के कोई पोएट्स नहीं थे। पर्शियन वाज मच मोर डेवलप्ड देन टर्किश। तो इसलिए काफी साउथ इंडिया में पर्शियन को बनाया गया कोर्ट लैंग्वेज, क्योंकि वो एलिट की एक जुबान थी, लैंग्वेज ऑफ सोफिस्टिकेशन, पॉलिश, कल्चर। तो बहुत अरसे तक आप समझिए कि पर्शियन का इतना दबदबा था कि उर्दू को नीच जुबान माना जाता था, गली की जुबान माना जाता था, अहमियत नहीं दी जाती थी उर्दू को। फारसी मानी जाती थी आला जुबान। और हमारे दिल्ली, आगरा के जो शायर थे, सब अपनी शायरी लिखते थे फारसी में। उर्दू में लिखना तो बिलो डिग्निटी माना जाता था। वो हुआ ये कि एक थे वली दक्खनी, वो 1700 में आए दिल्ली, तो शायद साउथ इंडिया की गोलकुंडा वगैरह के रहने वाले थे। वो अपनी शायरी लिखते थे उर्दू में, तो उन्होंने उर्दू को रिस्पेक्टेबल बनाया नॉर्थ इंडिया में, थे पोएट साउथ इंडिया के। तो तब से धीरे धीरे उर्दू बढ़ती गई और फारसी का जगह धीरे धीरे लेने लगी। तो उर्दू दो जुबानों को मैंने बताया ना, मिला के बनाई गई है, फारसी और हिंदुस्तानी। अब सवाल उठता है कि उर्दू एक खास किस्म की फारसी है या खास किस्म की हिंदुस्तानी है। इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर आप जानना चाहें कि कोई भी
जुमला, कोई सेंटेंस किस जुबान का है, तो आपको पूछना पड़ेगा उसमें जो वर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं और उर्दू में फेल कहते हैं, वो किस जुबान का है। तो उर्दू के जितने भी आप शेर पढ़िए, जितनी शायरी पढ़िए, सब में नाउन एडजेक्टिव तो हो सकते हैं फारसी और अरबी के, मगर जो वर्ब्स होंगे फेल, वो हमेशा हिंदुस्तानी में होंगे। हिंदुस्तानी मतलब सिंपल हिंदी। कोई सा आप शेर ले लीजिए, जैसे गालिब का है, देखो मुझे जो दीदा है इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोश है नसीहत नेओश है। तो सुनो, देखो, है, ये सब सिंपल है, जो बोलचाल जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी के लफ्ज है। तो इससे ये साबित होता है कि उर्दू एक खास किस्म की हिंदुस्तानी है, खास किस्म की फारसी नहीं है, जबकि दोनों जुबानों को मिला के बनाई गई, मगर ये खास किस्म की हिंदुस्तानी है। आपने तो पढ़ी होगी, मैंने दुनिया भर की शायरी पढ़ी है, यूरोप की, अमेरिका की और इंडिया की लैंग्वेजेस की, किसी में मैंने नहीं पाया जो दिल की आवाज निकलती है उर्दू में वैसी कहीं नहीं निकलती। और उर्दू लिटरेचर, उर्दू पोइट्री इज अ पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट। ये एहतजाज करता है जुल्म के खिलाफ, आवाज उठाता है जुल्म के खिलाफ, जातियों के खिलाफ, वो कट्टरपन के खिलाफ, सूफी टच है इसमें। तो ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आवाम जो है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में बहुत परेशान है, इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे। कादर जी, आपने ये यहाँ पे एक नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया कि फारसी की जब फारसी थी, फारसी जुबान इंडिया में, तो उसकी जगह पे उर्दू अदालती निजाम का हिस्सा बनी। जब 1775 में 1775 में जब आपके कहना चाहिए कि आपके दादा के भी परदादा पंडित मानसाराम जब कश्मीर से मध्य प्रदेश में आए, तो उन्होंने एक रजिस्टर पे एक जुमला लिखा था, तलाशे मुआश आमदम। तो ये उस दौर की बात है, जब इस दौर की बात है, जब 1707 में, जब 1707 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फारसी बैक पे चली गई और उर्दू अदालती निजाम का हिस्सा बनती गई। तो जरा इसके बारे में हिस्ट्री का आप बताइए कि कैसे क्या। एकदम से मेरे दादा के दादा के दादा पंडित मनसाराम काजू जब कश्मीर से आए, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र एक तीर्थ यात्रा जहाँ करते हैं हिंदू लोग, उसके पंडे के रजिस्टर में लिखा, बतलाश मास आमदम, आई हैव कम इन क्वेस्ट ऑफ ब्रेड, नौकरी ढूंढने के लिए। तो ये देखने की बात है कि वो उर्दू में नहीं लिख रहे हैं, फारसी में लिख रहे हैं। उर्दू में लिखना बिलो डिग्निटी माना जाता था, फारसी मानी जाती थी आर्ट जुबान। तो वो सब लोग जो लिखते थे सब फारसी बोलते होंगे उर्दू में, मगर लिखते हमेशा फारसी में थे, क्योंकि उर्दू में लिखना बिलो डिग्निटी माना जाता था। जो एजुकेटेड क्लास था सब फारसी में लिखते थे, और वो औरंगजेब के कई पीढ़ी बाद भी फारसी का बड़ा दबदबा बना रहा। आप समझिए 1857 के आसपास बगावत के टाइम पे गालिब थे, वो भी कुछ अपनी शायरी लिखते थे फारसी में और कुछ लिखते थे उर्दू में, और कहते थे मेरी फारसी की शायरी ज्यादा बेहतर है उर्दू की शायरी अच्छा, के बने। यहाँ पे आपसे एक सवाल है काजू जी, कि गालिब जी का आपने हवाला दिया कि मिर्जा गालिब वो उस वक्त उर्दू को रेख्ता कहते थे। हाँ, इसकी क्या वजह है? रेख्ता मतलब मिली जुली, रेख्ता मतलब मिली जुली, मिली जुली, हाइब्रिड, ठीक दो ठीक है, जुबानों से मिली जुली है, फारसी और हिंदुस्तानी। तो ठीक गालिब है, अपनी फारसी शायरी ज्यादा बेहतर मानते थे उर्दू शायरी से, बल्कि जो ठीक, उनका जो उर्दू की भी जो शायरी है गालिब की, शुरू में वो बहुत बहुत पर्जनाइज थी, बहुत फारसी के लफ्ज होते थे, तो लोग कहते थे गालिब खुद लिखें और खुद समझें। तो फिर उनको बताया, खासकर उनके चेले थे हाली, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, ये और ज़्यादा सिंपल आप उर्दू लिखिए, बहुत आप डिफिकल्ट
लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्जनाइज है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने धीरे धीरे और ज्यादा सिंपलर उर्दू लिखना शुरू किया। मगर वो शुरू में बाकी पर्शियन से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत पर्शियन में भी उनकी शायरी है जो लोग बहुत कम अच्छा, जानते हैं। यहाँ से हम आपसे एक शेर सुनना चाहेंगे मिर्जा गालिब का, जो उन्होंने रिश्ता को कोट करके कहा था। किसको? रेख्ता को गालिब ने कोट करके एक शेर कहा था, हम आपसे वो शेर सुनना चाहेंगे। अरे वो बड़ा मशहूर है कि रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, तुमसे पहले एक मीर भी था। जी इनके बिल्कुल। पहले मीर होते थे शायर, उर्दू के शायर, बहुत बड़े शायर थे। हालांकि गालिब ज्यादा बड़े शायर हो गए, मगर गालिब मीर को बहुत मानते थे, उस्ताद मानते थे। जिस तरह से आपने बताया कि फारसी जुबान एक वक्त में एलिट क्लास की जुबान थी, पढ़े लिखे लोग बोला करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें हमने देखा कि उर्दू ने फारसी जुबान की जगह ले ली और ये हर शहर के मुहज्जब, पढ़े लिखे और लिबरल इंसान की आवाज बन गई उर्दू। लेकिन आप ये बताइए कि इसके बावजूद भी जो उर्दू हिंदी तनाजा हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसके तहत ये प्रोपेगेंडा हुआ जो ब्रिटिश एजेंट्स थे कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, जो बिल्कुल झूठ था, गलत था। क्योंकि सन 47 तक उर्दू सब पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। मेरे बाप दादा सब उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। तो ये गलत प्रोपेगेंडा हुआ उर्दू के खिलाफ, और इससे उर्दू का बड़ा नुकसान हुआ। मैं बताना चाहता था आपको, एक बात रह गई कि मैंने आपको फारसी की बात तो बताई कि एक लैंग्वेज ऑफ सोफिस्टिकेशन और कल्चर एरिस्टोक्रेटिक है। दूसरी जो बेस है उर्दू का, वो है हिंदुस्तानी, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब सवाल उठता, ये हिंदुस्तानी कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तानी बोली जाती है बहुत स्टेट्स में, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनमें भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज लोग बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, मगर सब ये हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, मगर हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। और तेलंगाना तो निज़ाम का डोमिनियन था, वहाँ बोलते ही हैं। बंगाल में बंगाली लोग भी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। आपके पाकिस्तान में जो मैं बोल रहा हूँ वही हिंदुस्तानी है जिसमें आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से हिंदुस्तानी आ गई? क्योंकि यही बेस है। उर्दू को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा हिंदुस्तानी क्या है। तो उसका हिंदुस्तानी जो है ये शहरी जुबान, अर्बन लैंग्वेज है। इसके इर्द गिर्द रूरल डायलेक्ट्स होते थे। जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद शहर में लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो गांव में लोग बोलते हैं अवधी। मथुरा में शहर में हिंदुस्तानी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द ब्रिज भाषा बोलते हैं गांव में। और ये बनारस साइड में शहर में हिंदुस्तानी बोलते हैं, मगर उसके इर्द गिर्द भोजपुरी बोलते हैं गांव में। बिहार के में शहरों में हिंदुस्तानी बोलते हैं, मगर रूरल कई डायलेक्ट्स हैं, मगही है, मैथिली है। राजस्थान में शहर में हिंदुस्तानी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द गांव में वो रूरल डायलेक्ट्स है। तो शहर में हिंदुस्तानी बोली जाती है, मगर गांव में फर्क फर्क डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। ऐसा क्यों है? शहर में एक ही, उसका वजह है कि देखिए, जो शहर होते हैं, शहर क्या होता है? शहर होते शुरू हुए थे मंडी। शहर सारे जितने जो बने सब मार्केट प्लेसेस, और उसी पे आगे और डेवलप हुआ, तो फिर वहाँ बस्तियां भी बन गई।
तो बहुत बड़ा एक कॉमन मार्केट बन गया था नॉर्थ इंडिया में। खासकर कोई भी, जैसे कोई ट्रेडर है अपना माल लाता है बिहार से, वो बेचना चाहता है दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, तो उसकी अपनी रूरल डायलेक्ट तो मानिए मगही है बिहार में, मगर यहाँ दिल्ली का आदमी मगही नहीं जानता है। तो एक कॉमन लैंग्वेज जरूरी थी ट्रेडर्स के लिए, तभी तो खरीद फरोख्त हो सकता है। तो एक वो कॉमन लैंग्वेज ऑफ मार्केट प्लेस डेवलप करी हिंदुस्तानी, राइट अप टू आपके लाहौर कराची में शहर में सब बोल लेते हैं हिंदुस्तानी। पंजाबी भी बोलेंगे पंजाब में, मगर हिंदुस्तानी भी बोलेंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडर है जिसको सेल और परचेस करना है, उसको एक कॉमन लैंग्वेज जानना जरूरी था। तो हिंदुस्तानी अरोज एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द मार्केट प्लेस। तो वो बहुत वास्ट एरिया इंडिया में एक ह्यूज कॉमन मार्केट इमर्ज कर गया था इवन बिफोर द टाइम ऑफ मुगल्स, और जिसके लिए एक जुबान जरूरी थी जिसमें खरीद फरोख्त हो सके, वो हिंदुस्तानी जुबान उभर के आई, जिसमें जो बेस है उर्दू का। तो कहने का मतलब कि हिंदुस्तानी बोली जाती है इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इवन इन पाकिस्तान। आप मुझसे हिंदुस्तानी में बोल रहे हैं, जिसको आप उर्दू कहते हैं, ये असली में उर्दू नहीं है। उर्दू तो इसको पर्जनाइज कर दीजिए तब उर्दू बनेगी। आप मुझसे उर्दू में नहीं बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तानी या खड़ी बोली में बोल रहे हैं। बिल्कुल। समझे ना? अच्छा, यहाँ पे आपसे एक सवाल है काजू जी, आप ये बताइए जरा कि अरे भाई, वो डीकल्चराइजेशन हुआ है, ये सब आजकल वाहियात गाने हो गए हैं, मगर उर्दू की अहमियत खत्म कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उर्दू हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट की जुबान है। सिर्फ आपके पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की भी है, और बांग्लादेश में भी लोग समझ हिंदुस्तानी, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, वो सरल सिंपल है उर्दू, वो सब लोग जानते हैं। तो लिहाजा उर्दू की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम लोग के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक लिंक लैंग्वेज है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है। हमारे जो कट्टरपन है इस्लाम में, जो वहाबी इस्लाम, उस पर कस के अटैक हुआ है। जैसे मीर कहते हैं, मीर के दीन और मजहब को पूछते क्या हो, उनने तो कस का खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। हमें मीर कहते हैं कि मैंने कस का मतलब टीका खींच लिया, और देर मतलब मैं मंदिर में बैठा, कब का मैंने छोड़ दिया इस्लाम। इस्लाम मतलब वो इस्लाम, उसमें सूफी, देखिए सूफी टच है, इंतहा पसंद मुल्लायत का इस्लाम, कि जिसमें इंतहा पसंद जो मुल्लायत है वो ये बात करती है, अगर कोई मंदिर चला जाता है उस पर फतवा लग जाता है कि आप तो काफिर हो गए। तो उन्होंने उस पर तंज किया उस वक्त कि आपने अगर आप अगर मंदिर गए, तो मीर ने भी उस वक्त तंज किया कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, और मौलवियों पे तंज। आप ये कहिए काटू जी कि मुल्लायत जो है, जो मौलवियों का जो इस्लाम है उस पर उन्होंने तंज किया। बिल्कुल। देखिए, अच्छा, इस्लाम दो किस्म का होता है, एक वहाबी इस्लाम, दूसरा सूफी इस्लाम। तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान, हम लोग का जो इस्लाम है, इट इज सूफी इस्लाम, जिसमें जो सूफियों ने जो मैसेज दिया था ब्रदरहुड का, ह्यूमैनिटी का, कंपैशन का, वो उर्दू पोइट्री में उसका टच है। उर्दू पोइट्री में सूफी टच है। फॉर एग्जाम्पल, गालिब कहते हैं मस्जिद के जेर साया खराबात चाहिए, यानी कि हर मस्जिद के नीचे एक शराब खाना होना चाहिए। तो अगर आज कोई कह दे तो फतवा इशू हो जाए उसके खिलाफ कि मस्जिद के नीचे शराब की दुकान होनी चाहिए, मगर ये सबसे बड़े शायर गालिब कह रहे हैं मस्जिद के जेर साया खराबात चाहिए। खराबात मतलब शराब खाना। तो यानी एक वो जो बिगटरी है, उस पे जो सूफी इस्लाम है उसमें ह्यूमैनिटेरियन टच है कि ब्रदरहुड सब कुछ साथ लेके चलता है। तो वो उर्दू पोइट्री के फीचर है। जैसे कि कबीर की जो पोइट्री थी, वही और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उर्दू पोइट्री में उसको टच है। लेकिन काजू जी यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान में आज 10% लोग उर्दू बोलते हैं,
इंडिया में कितने फीसद लोग उर्दू बोलते होंगे? मैंने आपको बताया कि अगर आप उर्दू का मतलब लीजिए हिंदुस्तानी, सिंपल उर्दू, नॉट पर्जनाइज्ड उर्दू, सिंपल, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी भी कहते हैं इसको और खड़ी बोली भी कहते हैं। तो इंडिया में 44% तो बोलते हैं इसको एज फर्स्ट लैंग्वेज, और एक और 35% बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, यानी पंजाबी, मराठी, कश्मीर, जितने भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी जुबान अलग है मगर वो सब हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं। साउथ इंडिया में भी बहुत लोग बोलते हैं। तेलंगाना निज़ाम का डोमिनियन था, वहाँ सब ये उर्दू, इसको सिंपल उर्दू यानी हिंदुस्तानी बोलते हैं। केरला में भी बहुत लोग बोल लेते हैं। तो ये लिंक लैंग्वेज है 75% ऑफ इंडिया की। आपका मतलब ये काटो जी कि हिंदी की जो आसान बोली है वो उर्दू है, वो और हिंदुस्तानी, उर्दू नहीं, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी जुबान। से बोल रहा हूँ। मैं आपसे उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी में बोल रहा हूँ। जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन से पहले क्या जो उर्दू थी वो ज्यादा बोली जाती थी, ज्यादा उसकी पजीराई थी, ज्यादा जोबन पे थी, या जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू को फलने फूलने में ज्यादा मौका मिला? देखिए, उर्दू थी पढ़े लिखे लोगों की जुबान, आम आदमी की जुबान तो हिंदुस्तानी थी। आप फर्क समझिए कि हिंदुस्तानी को पर्जनाइज कर दीजिए, लिटरेरी कर दीजिए तो उर्दू हो जाती। तो पढ़े लिखे लोग, जो लोग थे हिंदुस्तान में, यानी यूनाइटेड इंडिया में, या हिंदू मुस्लिम सिख, सब उर्दू ही। इंडिया में, इंडिया की कितनी रियासतों में उर्दू बोली जाती है? नहीं, आप फिर कंफ्यूजन कर रहे हैं। आप उर्दू और हिंदुस्तानी में कंफ्यूजन क्यों? हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान में 90% लोग जानते होंगे। अपना हाँ, जैसे जानते हैं अरे भाई, आप पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, जी। वहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं मगर सब के सब हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। जी तो लिहाजा ये 90% लोग पाकिस्तान में बोल लेते हैं, हिंदुस्तान में 75% लोग बोल लेते हैं। ठीक है। जिस तरह से आपने अपने फैसलों में लिखा, फैज अहमद फैज का शेर भी आपने कोट किया, मिर्जा गालिब का भी आपने कोट किया, तो उन सब ने खालिस उर्दू शायरी में उन्होंने अपनी लिखा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि जो आपके नजदीक क्या हिंदी जुबान में नफासत है या खालिस उर्दू जुबान में? देखिए, ज्यादा ताकत उर्दू जुबान में है। हिंदी, जो मॉडर्न हिंदी पोइट्री, मैंने तो कहा वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि उर्दू पोइट्री, जो दम है उर्दू पोइट्री में, वो मॉडर्न हिंदी पोइट्री में नहीं है। एक्ट के खिलाफ तो ये स्टूडेंट्स ने ये गाया था, हम देखेंगे, ये फैज अहमद फैज का शेर, या हबीब जालिब का दस्तूर, ये है पाकिस्तानी पोइट मगर ये हिंदुस्तान के लड़कों ने गाया था। ये उनके, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल वो शेर, गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जी। तो इसमें जो दम है, अब इसको तर्जुमा कर दीजिए हिंदी में, जो लिटरेरी हिंदी, तो हो जाएगा, शीश कटवाने की इच्छा अब हमारे हृदय में है। वो दम नहीं होगा जो मैं तो सर। बिल्कुल समझा भी नहीं उसको। हाँ। शीश मतलब सर। सर, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसमें जो दम है वो, उसको तर्जुमा अगर लिटरेरी हिंदी में कर दीजिए, वो दम नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पाया जाता है कि जो उर्दू है वो सिर्फ मुसलमानों की जुबान है, वो सिर्फ एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जुबान है। क्या ये उर्दू जुबान किसी खास मजहब से ताल्लुक रखती है या फिर नहीं, ये एक सेकुलर बिल्कुल जुबान नहीं, है? बिल्कुल सेकुलर है ये। उर्दू पोइट्री का जो नेचर है, मैंने बताया ना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। इट इज ए पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये, इसकी कोई रिलीजन नहीं है। बड़े बड़े शायर, हिंदू भी बड़े बड़े शायर हुए हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी या चकबस या और भी कई।
दक्षिणाथ आजाद जो पोइट थे, उन्होंने तो पाकिस्तान का पहला कौमी तराना भी लिखा था, एक हिंदू पोइट थे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उर्दू जुबान में इतनी ताकत है कि ये हमारे दिलों को, हमारे जज्बात को और हम फिर से एक कर सके, हमें मोहब्बतों में डाल सके, नफरतों से मिटा सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये सेकुलर जुबान है, सबको यूनाइट करती है, सबको साथ लेके चलती है, ये इसमें कोई मजहबी कट्टरपन नहीं। जिसे अपनी जवानी में, भी आप जवान हैं, लेकिन जब अपनी नौजवानी में आप गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, वो जरा आज आप हमें गा के सुना दीजिए। अरे आप गा के क्या है हमें गा के ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो ये गालिब का है, गालिब के शेर। जी जरा गुनगुना के गा के जरा सुना दीजिए। मैं कोई गवैया नहीं हूँ, मुझे गाना ना आता नहीं है और कोई गजल आपको आती हो, जो आपकी पसंदीदा गजल हो, वो सुना दीजिए, उर्दू की गजल। मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, दुनिया ने पूछा फिर मगर मेरा निशान कोई न हो। क्या बात है, क्या बात है काटू।